host. दोस्तों, इस वीडियो के बारे में तो आगे बात होगी ही, मगर उससे पहले मैं आप लोगों को ज़रा थोड़ा पीछे लेकर चलना चाहता हूँ। आप में से शायद बहुत सारे लोगों को याद भी हो और शायद बहुत सारे लोगों को याद ना भी हो। 15 मार्च 2019 यानी आज से लगभग 5 साल पहले न्यूजीलैंड देश में दुनिया को हिला देने वाला एक आतंकवादी इंसिडेंट हुआ था। दिन था जुमे का, वक्त था 1:30 से 2 बजे के बीच का कि जब एक आतंकवादी ने खतरनाक ऑटोमेटिक गन की मदद से एक के बाद एक 2 मस्जिदों में जाकर वहां पर शूटिंग करनी शुरू कर दी थी। इस खतरनाक आतंकवादी हमले में लगभग 51 के करीब लोग शहीद हुए थे, जिसमें बूढ़े, बच्चे, औरतें, जवान सब शामिल थे, जबकि 89 के करीब लोग जख्मी भी हुए थे। वैसे तो यह आतंकवादी हमला ही न्यूजीलैंड और बाकी पूरी दुनिया को हिला देने वाला था, लेकिन न्यूजीलैंड के आम लोगों के लिए एक और चीज जो परेशान कर देने वाली थी वो ये कि ये सब कुछ उनके देश में हुआ है, उनके उस न्यूजीलैंड में कि जिसको तो दुनिया में शांति का सिंबल माना जाता है, जिसका नाम हमेशा दुनिया के उन टॉप 3 देशों में आता है कि जो सबसे ज्यादा पीसफुल, सबसे ज्यादा शांति प्रिय हैं। इसीलिए इस सहमे हुए न्यूजीलैंड में चाहे फिर वहाँ की गवर्नमेंट हो, वहाँ का बाकी एडमिनिस्ट्रेशन हो या आम लोग हों, सभी ने खूब बढ़ चढ़कर जिस तरह से भी मुमकिन था उन लोगों ने उन फैमिलीज के साथ हमदर्दी का इजहार किया था कि जिन फैमिलीज के लोग इस खतरनाक हमले में शहीद हुए थे। और उसी वक्त ही फिर ये कुछ खास वीडियोस और फोटोज भी सामने निकल कर आए थे कि जो पूरी दुनिया के मीडिया में छाए रहे थे। वैसे तो पहली नज़र में ही आप लोगों को देखकर ये महसूस हो चुका होगा कि ये कुछ और नहीं है बल्कि न्यूजीलैंड के जो कबीलाई लोग हैं उनकी वही कल्चरल एक्टिविटी है कि जो पिछले कुछ वक्त से दुनिया भर में काफ़ी चर्चाओं में है। खास तौर से पार्लियामेंट के अंदर उनके यहाँ की जो एक यंग लेडी एमपी है उसके द्वारा करने की वजह से तो ये कुछ ज़्यादा ही इंटरनेशनल मीडिया में छाया हुआ है। इसको हाका कहा जाता है और बिल्कुल यही चीज़ ही उस वक्त भी नज़र आई थी कि जब न्यूजीलैंड में मस्जिद के अंदर ये खतरनाक आतंकवादी हमला हुआ था। इसके बाद वहाँ के न सिर्फ बहुत सारे स्टूडेंट्स बल्कि बाकी नौजवान लोगों की तरफ से अलग अलग जगहों पर अलग अलग मौक़ों पर ये हाका या फिर ये कल्चरल एक्टिविटी की गई थी। मगर अब सवाल ये है कि आखिर बड़ी ही अजीबोगरीब दिखने वाली ये एक्टिविटी है क्या, ये क्यों की जाती है और न्यूजीलैंड के जो लोग इसको करते हैं वो लोग कौन हैं, और ख़ास तौर से वहाँ की ये जो यंग लेडी है, ये जो एमपी है जिसका न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर अचानक से हाका करने का वीडियो अभी 2-3 दिन पहले तो वायरल हुआ ही है, मगर उससे पहले भी एक बार और वायरल हो चुका है, वो कौन है? इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, मगर उससे पहले मेरी आप लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा सेकंड चैनल कि जिस पर मैं न्यूज़ और मेनली इजराइल और फिलिस्तीन के मैटर को कवर करता हूं, उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स बॉक्स में दिए गए लिंक के जरिए से कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर साजिद ज़ोहेब लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। मुद्दे पर वापस आएं तो पहले नज़र डालते हैं न्यूजीलैंड देश के ऊपर कि जो दुनिया के नक्शे में अगर आप लोग देखेंगे तो कुछ ज़्यादा ही अलग थलग है, बल्कि उस ऑस्ट्रेलिया से भी हज़ारों किलोमीटर दूर मौजूद है कि जो ऑस्ट्रेलिया खुद बाकी दुनिया से कटा हुआ नज़र आता है। ये एक ऐसा इलाका, एक ऐसा देश है कि जिसके बारे में कहा जा सकता है कि जहाँ पर इंसान सबसे ज़्यादा बाद में जाकर आबाद हुए। ये देश कुदरती हुस्न से मालामाल है, मौसम भी लगभग यूके की तरह होता है क्योंकि यहाँ पर गर्मी काफ़ी कम और शॉर्ट होती है, लंबे वक्त तक सर्दियाँ रहती हैं और उसमें भी लगभग साल के ज़्यादातर दिनों में बारिश नज़र आती है। भेड़ बकरियां बड़ी तादाद में हैं। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे परिंदे और जानवर आपको यहाँ पर नजर आएंगे कि जो बाकी दुनिया के इलाकों में नहीं देखे जा सकते। इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूजीलैंड देश की जो आबादी है वो आज भी काफ़ी कम है, जो लगभग 5 से 6 मिलियन के बीच आंकी जाती है, और जाहिर है इतनी आबादी तो जो दुनिया के बहुत सारे मशहूर शहर हैं उनकी होती है, और उसमें भी ऊपर से ये कि न्यूजीलैंड लगभग 80% आज भी खाली पड़ा है। मतलब जो आबादी है भी वो ज़्यादातर ऊपर के ही छोटे से हिस्से में रहती है, और उस छोटे से हिस्से में भी ज़्यादातर आबादी सिर्फ एक शहर यानी कि ऑकलैंड के अंदर रहती है। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि न्यूजीलैंड इतनी ज़्यादा दूर मौजूद है, समुद्र में बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, तो आखिर इंसान यहाँ तक पहुँचे कैसे थे?
اگر آپ لوگ اس سوال کا جواب گوگل پر سرچ کریں گے تو آپ کو جواب یہ ملے گا کہ 1642 کے اندر ایک ڈچ ایکسپلورر مطلب کہ نیدرلینڈ کا ایک آدمی ڈھونڈتے ہوئے اس جزیرے تک پہنچا تھا، اس نے ہی اس کی کھوج کی تھی، اور پھر ایک صدی کے بعد مطلب 18ویں صدی میں ایک برٹش ایکسپلورر بھی یہاں پر پہنچا تھا، اور اس کے بعد ہی پھر دھیرے دھیرے یوروپ سے یہاں پر بہت سارے لوگ آنے لگے تھے، سیٹلرز آنے لگے تھے، اور یہاں پر لوگوں نے بسنا شروع کیا اور یہ دیش بنتا چلا گیا۔ حالانکہ دوستو یہ سب کچھ ہوا تو تھا، لیکن یہ بات پھر بھی پوری طریقے سے سچ نہیں ہے، کیونکہ نیوزی لینڈ کے اس علاقے میں تو پچھلے ہزاروں سال سے ہی بہت سارے لوگ رہتے آ رہے تھے، اور یہ وہی قبیلائی، یہ وہی ٹرائبل کمیونٹی تھی کہ جس کو ماوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ماوری لوگوں کے اتہاس کے مطابق ان کا ایک سردار ہوا کرتا تھا جس کا نام کوآپی تھا، اس نے ہی 750 عیسوی میں سب سے پہلے نیوزی لینڈ کے اس علاقے کی کھوج کی تھی، مطلب کسی آس پاس کے ٹاپو سے وہ یہاں پر پہنچا تھا اور اس کو یہ پسند آیا، اسی لیے اس نے اپنے قبیلے والوں کو دھیرے دھیرے اس علاقے میں لا کر آباد کرنا شروع کر دیا، اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس قبیلے کے سارے لوگ یہاں پر آ کر سکون سے رہنے لگے۔ اگلے 800 سے 900 سال تک یہ لوگ ایسے ہی رہے، مطلب امن شانتی سے رہے، سب کچھ بڑھیا چل رہا تھا، سب کچھ سکون میں تھا۔ لیکن تبھی 1642 میں اچانک سے وہ دن آیا کہ جب ان لوگوں کے لیے سب کچھ بدل گیا۔ یہ وہی دن تھا کہ جس کی بات ہم نے پہلے کی ہے، مطلب ایک ڈچ ایکسپلورر کسی نہ کسی طریقے سے بھٹکتے ہوئے اس ٹاپو تک پہنچ گیا۔ اس بندے نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر نیوزی لینڈ میں گھسنے کی کوشش کی، لیکن یہاں کے جو لوکل لوگ تھے انہوں نے ان سے جنگ کی اور ان کو مار کر بھگا دیا۔ مگر یاد رہے کہ یہ وہ دور تھا کہ جب آلریڈی یوروپ کے اندر فرانس، اسپین، پرتگال، یوکے سبھی کے بیچ اس بات کو لے کر ہوڑ مچی ہوئی تھی، ایک بحث چل رہی تھی کہ کس کا ایمپائر بڑا ہوگا اور کون دنیا کے زیادہ سے زیادہ علاقے پر قبضہ کر لے گا، زیادہ سے زیادہ بڑے علاقے پر اپنی کالونیز بنا لے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لے گا۔ اسی بحث بازی میں یہ لوگ دنیا کے نہ صرف زیادہ سے زیادہ علاقوں کو کالونائز کرنے کی کوششیں کر رہے تھے، بلکہ نئی نئی زمینیں بھی کھوج رہے تھے۔ جیسے تیسے اب 100 سے 125 سال کا دور گزر چکا تھا، مگر کسی نے بھی دوبارہ سے نیوزی لینڈ کی طرف جانے کی ہمت نہیں دکھائی تھی۔ لیکن 1769 میں ایک بار پھر سے برٹین کا ایک افسر کہ جس کا نام جیمز کک تھا، وہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہاں پہنچنے میں کامیاب رہا، لیکن ہوا پھر سے ایک بار وہی، مطلب کہ ماوری لوگوں نے ان لوگوں سے بھی جنگ کر کے ان کو مار کر بھگا ڈالا۔ لیکن اس بار اس بندے نے یہ جو پورا سفر کیا تھا اس کو بڑی ہی ڈیٹیل کے ساتھ نوٹ کیا تھا، نیوزی لینڈ کا پورا نقشہ بنایا تھا، اس کی پوری لوکیشن کو اچھی طرح سے سمجھا تھا، جس کی وجہ سے جب وہ بعد میں واپس لوٹ کر آیا تو اس نے ان تمام چیزوں کو پوری دنیا کے سامنے شیئر کر دیا، پوری دنیا کو اس سے جڑی ہوئی تمام جانکاریاں دے دیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اب تو ہر گزرتے وقت کے ساتھ یوروپ سے بڑھ چڑھ کر لوگ اس علاقے میں آنے لگے، اور اب جب زیادہ لوگ آ رہے تھے تو ظاہر ہے ماوری لوگ ان کو روک بھی نہیں سکتے تھے۔ کچھ وقت کے اندر ہی یوروپین لوگوں کی یہاں پر ایک بڑی آبادی آ چکی تھی، اور یوروپین لوگوں نے بالکل ویسے ہی کہ جیسا انڈیا میں یا باقی علاقوں میں کیا تھا، ان کو بزنس، پروفٹ، ٹریڈ، ان سب چیزوں کا لالچ دینا شروع کیا اور یہاں پر اپنے پورٹ وغیرہ بنانے شروع کر دیے۔ اگلے کچھ دشکوں کے اندر ہی برٹین کا اس کے اوپر پوری طریقے سے کنٹرول ہو چکا تھا، اور پھر 1840 میں انہوں نے جو ماوری لوگ تھے ان کے ساتھ ایک ڈیل کی، ایک ایگریمنٹ کیا کہ جس کو ٹریٹی آف وائٹانگی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس ٹریٹی کے بعد ماوری لوگوں کا یہ جو پورا ٹاپو تھا، یہ جو پورا نیوزی لینڈ تھا، یہ اب برٹین کا ہی حصہ بن چکا تھا۔ اس وقت تک جو ماوری لوگ تھے ان کی یہاں پر لگ بھگ 2 لاکھ کے قریب آبادی ہوا کرتی تھی، جو اگلے 100 سال کے اندر بڑھنے کی بجائے گھٹ کر صرف اور صرف 40,000 رہ گئی۔ اور یہ جو اتنی تیزی کے ساتھ آبادی گھٹی، اس کے پیچھے 2 بڑی وجہ تھیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی کہ کیونکہ یہ قبیلائی لوگ پچھلے کئی 100 سال سے اس نیوزی لینڈ کے علاقے میں رہ رہے تھے کہ جو دنیا سے بالکل الگ تھلگ تھا، بہت زیادہ نیچرل تھا، قدرتی چیزوں سے مالا مال تھا، تو اسی لیے باقی دنیا اور اسپیشلی یوروپ کے لوگ جب بڑھ چڑھ کر وہاں پر ایک دم سے پہنچنا شروع ہوئے تو ان کے ساتھ بہت ساری بیماریاں بھی پہنچیں، اور جب یہ بیماریاں ان لوگوں کو لگیں تو ظاہر ہے ان کی باڈی اس چیز کے لیے تیار ہی نہیں تھی، ان کا امیونٹی سسٹم کافی ویک تھا، جس کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ اب بہت سارے ماوری لوگوں کی موتیں ہونا شروع ہو گئیں۔ یہ کچھ ویسا ہی ہے کہ جیسا ہم نے امریکہ کے اتہاس کے بارے میں پڑھا ہے کہ جب وہاں پر بھی یوروپین لوگ پہنچنا شروع ہوئے تھے تو وہاں کی جو لوکل آبادی تھی وہ خطرناک بیماریوں کی وجہ سے مرنا شروع ہو گئی تھی۔ حالانکہ دوستو ماوری لوگوں کی یہ آبادی اچانک سے کم ہونے کے پیچھے ایک اور بھی بڑی وجہ تھی، اور وہ وجہ یہ تھی کہ کیونکہ نیوزی لینڈ کا وہ پورا علاقہ جو پچھلی کئی صدیوں سے پیسفل تھا،
वो अचानक से 19वीं सदी में पहली बार मैदान जंग बन गया। हुआ ये कि जब 1840 में ट्रीटी ऑफ वाइटांगी हुई तो माओरी के आम लोगों ने उसको मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस तरह से ये लोग एक एक करके हमारे इलाकों पर कब्जा कर रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि माओरी और ब्रिटिशर्स के बीच जंगें होना शुरू हो गई। ये जंगें अगले लगभग 40 साल तक चलती रहीं और इसमें हजारों माओरी लोग मारे गए, और मारे भी क्यों ना जाते, क्योंकि जहां एक तरफ वो ब्रिटिशर्स थे कि जिनके पास उस दौर के एडवांस हथियार थे, बंदूकें थीं, तोपें थीं, तो वहीं दूसरी तरफ माओरी के वो कबीलाई लोग थे कि जिनके पास तीर कमान हुआ करता था। तो तीर कमान वाले लोग बंदूक वालों से कैसे मुकाबला कर सकते थे। आखिरकार 1881 में जाकर ये सब कुछ ठंडा पड़ा, क्योंकि तब तक माओरी के जो बड़े बड़े सरदार थे, जितने भी इस पूरे मूवमेंट के मास्टरमाइंड थे, उन सभी की मौतें हो चुकी थीं। लेकिन ब्रिटेन को भी ये बात अच्छी तरह से समझ में आ चुकी थी कि यहाँ पर बगैर माओरी लोगों के समर्थन के हुकूमत नहीं की जा सकती है। इसीलिए उन्होंने अब एक नई तरीके से काम करना शुरू किया, और अब जितने भी प्रोजेक्ट होते थे, जितने भी पद होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई चीजें होती थी, सभी में ही माओरी लोगों को भी शामिल किया जाने लगा। इस तरह से अब न्यूजीलैंड ने ब्रिटेन से आजादी हासिल करने की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया था। आज के दौर में कि जब दुनिया के ज्यादातर लोग न्यूजीलैंड को एक कंप्लीट आजाद देश ही समझते हैं और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर भी खत्म हो चुका है, तब भी आपको जानकर हैरानी होगी कि न्यूजीलैंड का जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो दरअसल वही रानी या वही राजा होता है कि जो ब्रिटेन का होता है। मतलब किसी न किसी तरीके से आज भी न्यूजीलैंड ब्रिटेन के ही अंडर में है। साथियों, अब अगर आज के दौर की न्यूजीलैंड पर नजर डालें तो इसमें जो माओरी कबीले के लोग हैं उनकी आबादी काफी कम है, और अगर नंबर्स में देखें तो ये देश की टोटल आबादी का सिर्फ 20% बनते हैं। और यही लोग कि जो दरअसल न्यूजीलैंड के असली निवासी हुआ करते थे, आज के दौर में सबसे ज्यादा पीछे माने जाते हैं। मतलब इनके साथ न सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह की खबरें ही आती हैं, बल्कि चाहे एजुकेशन हो, फाइनेंशियल कंडीशन हो, हेल्थ केयर का मामला हो, हर मामले में ही इस कबीले के लोग सबसे पीछे नजर आते हैं। और ये जो हाका है, मतलब ये जो कल्चरल डांस है, या कह सकते हैं ये जो तराना है, ये भी इन्हीं कबीले के लोगों का है। इनके मुताबिक इनके जो पूर्वज हुआ करते थे वो जब भी जंग वगैरह किया करते थे या कोई और बहादुरी और जज्बे का काम किया करते थे तो उससे पहले ये काम किया करते थे। अब ये जो 14 नवंबर को न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट की वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा सकता था कि न्यूजीलैंड की एक जो यंग लेडी एमपी हैं, उन्होंने अचानक से हाका करना शुरू कर दिया था, जिससे वहां पर जो स्पीकर थे उनके भी होश उड़े उड़े से नजर आ रहे थे। वो दरअसल हुआ ये था कि न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट के अंदर एक नया बिल लाया गया है, जिसके जरिए से उस ट्रीटी में, उस डील के अंदर अमेंडमेंट किया जा रहा है, बदलाव किया जा रहा है कि जो ब्रिटेन और माओरी लोगों के बीच लगभग आज से 184 साल पहले हुई थी। हाँ दोस्तों, वही ट्रीटी कि जो 1840 में हुई थी और जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। उसमें बिल लाकर बहुत सारे बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, जिसका जाहिर है माओरी लोग खुलकर विरोध कर रहे हैं। और ये जो यंग लेडी हैं कि जो न्यूजीलैंड के पूरे इतिहास की अभी तक की सबसे कम उम्र की एमपी भी हैं, जिनका नाम हाना रोहिती है, ये दरअसल माओरी कम्युनिटी से ही बिलोंग करती हैं। इसीलिए इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर न सिर्फ इस बिल का विरोध किया, बल्कि हाका शुरू करते हुए उस बिल को ही फाड़ डाला। जिसके बाद अगर आप लोगों ने वीडियो देख रखी है तो पता होगा कि स्पीकर ने पार्लियामेंट को ही सस्पेंड कर दिया। वैसे यहाँ पर ये बात भी ऐड करना जरूरी है कि हाना ने पार्लियामेंट के अंदर ये हाका पहली बार नहीं किया है, बल्कि कुछ महीने पहले ये उस वक्त भी दुनिया भर में सुर्खियों में आ गई थी कि जब इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद अपनी पार्लियामेंट की पहली स्पीच में ही हाका किया था और दुनिया की इस नई जनरेशन को पहली बार इस चीज से इंट्रोड्यूस करवाया था। माओरी कम्युनिटी से आने वाली ये जो एमपी हैं, इनकी उम्र अभी भी सिर्फ 22 साल है। इसीलिए न्यूजीलैंड के 200 साल के पूरे इतिहास में सबसे कम उम्र में एमपी बनने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम पर है। फिलहाल दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सवाल थे, आपको इस वीडियो के जरिए से उन सभी के जवाब मिल चुके होंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।